नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी तैयारी कैसी है? दोस्तों, अपन ने पिछले अध्यायों में, पिछले वीडियोज़ के माध्यम से अपन ने अध्याय 2 देखा। अध्याय 2 और ये किससे संबंधित था? ये था नगर पालिकाओं के गठन एवं शासन से संबंधित था। गठन एवं शासन से संबंधित था, ठीक है। और इसमें धाराएं कौन कौन सी थी आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो, अध्याय 2 था, उसमें आपकी धाराएं थी। धाराएं कौन कौन सी थी? धारा 3 से लेकर 50 तक अपन ने पढ़ी हैं पिछले वीडियोज में, है ना। और इसका नाम था नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित। और इस संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी अपन ने अच्छे से उसमें देख ली। अब उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? अध्याय 3, ठीक है दोस्तों। अध्याय 3 में क्या था? नगर पालिका का कार्य संचालन और वार्ड समितियां, संचालन एवं वार्ड समितियां, ठीक है। और ये वाला अध्याय जो है आपका तीसरा वाला अध्याय है, इसकी धाराएं कितनी थी? इसमें टोटल कुल धाराएं कितनी थी? धाराएं 50 तक वहां हो गई थी। 51 से 66 तक कुल 16 धाराएं इस अध्याय में थी, ठीक है। कुल 16 धाराएं इस अध्याय में थी। तो अपन ने पिछले वाले वीडियोज में क्या क्या देखा? अध्याय 2 नगर पालिकाओं के गठन और शासन संबंधित, धारा 3 से 50। अध्याय 3 नगर पालिकाओं का कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां, धारा 51 से 66। तो ये सब अपन ने कहाँ देख लिया? पिछले वीडियोज में। आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं अध्याय 4, ठीक है। अध्याय 4 ये है नगर पालिका की संपत्ति। अपन ने सारी चीज देख ली। तो नगर पालिका एक संस्थान है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी होगी। अपन ने सारा देख लिया। तो म्यूनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी, है ना। इंग्लिश का वर्ड आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि वो क्या करते हैं, लर्निंग को भी अधिगम लिख देते हैं। आपको पता है, लर्निंग सीखना है ना, उसको भी अधिगम लिख देंगे। अब अधिगम आपके हिंदी में आएगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्डों को कहीं कहीं याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अध्याय 4 का नाम आपका प्रश्न हो गया नगर पालिका की संपत्ति। अब इसमें धाराएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी धाराएं इसमें शामिल होंगी? तो धाराएं आपकी 67 से 75 तक, 67 से 75 तक जो धाराएं होंगी वो आपके इस चतुर्थ अध्याय में नगर पालिका की संपत्ति में करवाई जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि अध्याय का नाम क्या है, आपसे पूछ लिया जाए। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? तो आपको सीधा सा अध्याय का नाम पता होना चाहिए कि नगर पालिका की संपत्ति है। इसमें धाराएं कहां से कहां तक है? तो इसमें धाराएं 67 से 75 तक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए।
अब सबसे पहले अपन देखें धारा 67। धारा 67 ये जो धारा है इसका नाम क्या है? नई स्लाइड में करते हैं अपन। धारा 67 सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इस धारा का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपकी नगर पालिका जो है इसको संपत्ति एक्वायर करने की शक्ति होगी, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी तो उसके पास अपनी खुद की संपत्ति होगी, उसके पास एक भवन होगा, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, कुछ एक्सपेंस करने के लिए, लोगों के भला करने के लिए कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो संपत्ति रखने का, उसको अर्जित करने का और उसको बनाए रखने का अधिकार रहेगा। अर्जित करना या फिर संपत्ति अर्जित करना लिखता है अपन। संपत्ति अर्जित करने व रखने का अधिकार, रखने की शक्ति। एक्वायर एंड होल्ड, ठीक है दोस्तों। तो नगर पालिका को अपनी कुछ संपत्ति अर्जित करने या रखने का शक्ति होगी। तो यहां अपन इसको देखते हैं, नगर पालिका को सबसे पहला हो गया आपका दान द्वारा। नगर पालिका के पास कैसे संपत्ति आ सकती है? कोई व्यक्ति उसको दान दे दे, नगर पालिका को दे दे कि ये मेरा भवन आप अपने हिसाब से काम ले लीजिए, या फिर ये 5 लाख रुपए आप अपने हिसाब से काम ले लीजिए। श्यामू है वो दान दे देता है किसको? नगर पालिका को। तो उस संपत्ति को अपने पास रखने की, उससे लेने की और उसे रखने की शक्ति नगर पालिका की है। तो कैसे उसको प्राप्त हुई? दान द्वारा। दान मतलब गिफ्ट, कोई गिफ्ट में दे दे संपत्ति, ठीक है। दूसरा है कि क्रय द्वारा। क्रय द्वारा नगर पालिका को जरूरत है किसी जमीन की और वो जमीन परचेज कर लेते हैं नगर पालिका क्षेत्र में ही, नगर पालिका क्षेत्र में ही जमीन परचेज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका क्या कर सकती है? क्रय द्वारा वो जमीन अपने पास रख सकती है, अपने हिसाब से उसको यूज कर सकती है, ठीक है। और तीसरी चीज है चल या अचल संपत्ति। चल या अचल संपत्ति में हिस्सा, संपत्ति में हिस्सा धारित करने की, ठीक है। धारण करके इसको शब्द यूज किया गया है मूवेबल और इमूवेबल, क्योंकि आपके एग्जाम में वो मूवेबल और इमूवेबल के लिए कुछ और शब्द यूज कर लें। इससे बेहतर है कि आप उसको याद रख लें, मूवेबल एंड इमूवेबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी नगर पालिका है वो क्या करेगी, किसी मान लो बड़ी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या कोई इस तरह की संस्थान है, तो उसमें अपना पैसा लगाकर क्या उसका या तो हिस्सा धारित कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा बिल्डिंग ले सकते हैं या फिर पूरी संस्थान को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये नगर पालिका की शक्ति है ना। और इन सब तीनों का क्या कर सकती है नगर पालिका? इन तीनों को धारित कर सकती है।
धारित व अर्जित कर सकती है। ठीक है, अर्जित कर सकती है। नगरपालिका की ये शक्ति होगी कि वो उसको धारित या अर्जित कर सकती है। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि नगरपालिका की क्या है धारा आपकी 67 में क्या है, संपत्ति अर्जित करने और उसको रखने की शक्ति है। ठीक है, एक्वायर एंड होल्ड है। ठीक है, नगरपालिका को किस तरह से संपत्ति मिल सकती है, दान द्वारा संपत्ति मिल सकती है। नंबर 2, क्रय द्वारा, परचेज द्वारा संपत्ति मिल सकती है। तीसरा, चलिए अचल संपत्ति में हिस्सा धारण करके संपत्ति मिल सकती है। तो इन सब को क्या करने की शक्ति है, नगरपालिका की धारित व अर्जित करने की शक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी क्या है, संपत्ति अर्जित करने व रखने की शक्ति अपन ने इस धारा के माध्यम से देखा है ना। अब अपनी नई धारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट धारा क्या है, धारा 68, सेक्शन 68। अब ये सेक्शन 68 किससे संबंधित है, सेक्शन 68 संबंधित है संपत्ति का निहित होना। किससे संबंधित है, संपत्ति का निहित होना। संपत्ति का निहित होना। अब ये संपत्ति किसमें निहित होगी, क्या इस संपत्ति के लिए कोई लैंड एक्ट अलग से बनाया जाएगा, या फिर कोई संस्था ऐसी भूमि से संबंधित बनाई जाएगी, या फिर हमारे पास जो गिफ्ट बाय पैसा आ रहा है तो उसके लिए गिफ्ट के लिए अलग से संस्था बनाई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पूरी संपत्ति किसके पास होगी, नगरपालिका के पास में होगी। और इस नगरपालिका के पास जो संपत्ति रहेगी तो इस पर कुछ कुछ प्रतिबंध कहें अपन, या कुछ नियम और कानून राज्य सरकार के लागू होंगे। तो अपन देखते हैं, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति, और ये संपूर्ण संपत्ति इस धारा में उल्लेखित, इस धारा में उल्लेखित, समझ रहे हैं? ठीक है, वो इसके लिए क्या उपबंध होगा, राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं होगी। आरक्षित नहीं हो। सपोज करो कोई नगरपालिका है, और नगरपालिका में मैंने बताया निगम, बोर्ड और परिषद तीनों शामिल होती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है। सपोज करो किसी निगम में या किसी ऐसी जगह राज्य सरकार कोई स्टेडियम बना देती है, क्रिकेट का बड़ा सा स्टेडियम बना दिया। अब वो स्टेडियम राज्य सरकार अपने नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपने हिसाब से आरसीबी के द्वारा उपयोग में लेती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास वो संपत्ति आरक्षित है, वो संपत्ति आरक्षित है। तो नगरपालिका के पास में वो सब संपत्तियां होंगी जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है। ठीक है, ये आपका नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपका राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नंबर 1 हो गया, है ना। और दूसरा है, सपोज करो कि कोरोना काल जो चल रहा है उसमें कुछ कानून बनाए जाते हैं कि हॉस्पिटल को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तो उस समय प्रचलित समस्त कानून, उस समय प्रचलित समस्त कानून और अधिकार,
कानून और नियम के अधीन। समझ रहे हैं आप? मान लो कि कोरोना काल चल रहा है और उसमें राज्य सरकार किसी विशेष प्रकार के हॉस्पिटल को एक्वायर करके उसको राज्य सरकार के उपयोग के लिए, या मान लो कोई नगरपालिका हाईवे पर है, मान लो साबरा नगरपालिका हाईवे पे है, हाईवे पे एक हॉस्पिटल है। अब राज्य सरकार क्या कह रही है कि जो दिल्ली से आने वाले और जयपुर को जाने वाले या फिर राजस्थान से दिल्ली को जाने वाले सभी मरीजों को, हम राज्य के सारे मरीजों को हम वहां रखेंगे और उसको हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो तरीका है ना, ये सारे कानून और नियम के अनुसार फॉलो होगा। समझ रहे हैं? सारे कानून और उस समय प्रचलित कोई भी कानून है उन सब के अनुसार चलेगा। ठीक है? राज्य सरकार उस समय प्रचलित कानून और नियम के हिसाब से कार्य करेगा, है ना? नगर पालिका में नहीं तो होगा। अब दूसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ये सब संपत्तियां नगर पालिका की होंगी, नगर पालिका की होंगी, नगर पालिका की होंगी, होंगी या नगर पालिका में निहित होंगी, दोनों बात एक ही है। नगर पालिका की होंगी या नगर पालिका में निहित होंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये है आपका संपत्ति का निहित होना। संपत्ति का निहित होना मतलब वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, है ना? इसमें सीधा सा है, राज्य सरकार द्वारा कोई आरक्षित भूमि नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उस समय प्रचलित समस्त कानूनों और नियमों के अधीन होनी चाहिए। ठीक है? समस्त कानूनों और नियमों के अधीन होनी चाहिए। और दूसरा है, इस नगर पालिका में निहित होगी वो सारी प्रॉपर्टी नगर पालिका की होगी और नगर पालिका में निहित होगी। अब जो ये प्रॉपर्टी है नगर पालिका में निहित हो गई, तो इसको चलाएगा कौन? अब आगे कौन इसको देखेगा? तो इसका समस्त संपत्ति का, समस्त संपत्ति नगर पालिका के निर्देश, ठीक है, निर्देश, नियंत्रण व प्रबंधन के अनुसार नियंत्रित होगी। ठीक है? आगे सारा नगर पालिका के हिसाब से होगा। वो जो पूरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई भवन आया हो, चाहे वो कोई और अन्य संपत्ति आई हो, कोई गिफ्ट आया हो, किसी तरह का कोई इक्विपमेंट आया हो, तब उसको आगे नगर पालिका अपने हिसाब से नियंत्रित करेगी। जहां काम आएगा नगर पालिका को लगेगा कि यहां इसको काम में लिया जाना चाहिए, उसी तरह से उसको काम में आएगी। ठीक है? फिर लिखो संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति क्या क्या है। अब ये देखते हैं कि संपूर्ण संपत्ति, अपन ने पहले शुरुआत करते ही देखा था ना इस धारा के उपबंधों के अनुसार, मतलब वो संपूर्ण संपत्ति क्या क्या है। तो आपकी ये संपूर्ण संपत्ति क्या क्या है? उस नगर पालिका में कोई सार्वजनिक भूमि है, कोई चारागाह है जिस पर सभी यूज कर रहे हैं, तो वो सार्वजनिक भूमि। ठीक है? कोई ग्राउंड है या सार्वजनिक भूमि है, किसी तरह की कोई पहाड़ी है, इस तरह की भूमि है जिसको हर कोई यूज करता है, कोई जोहड़ है, इस तरह की समस्त भूमि उसमें शामिल होगी दोस्तों, है ना? फिर है आपका ख, इसमें क्या है? समस्त बाजार
परकोटे द्वार। जैसे मान लो जयपुर नगर निगम के पास में जो पुराना वाला हेरिटेज वाला पार्ट है उसमें समस्त बाजार, परकोटे और द्वार शामिल हैं, ठीक है। तो वो सब किसके होंगे, वो संपत्ति किसकी है, जयपुर नगर निगम की, हेरिटेज वाले पार्ट की जयपुर नगर निगम की वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके अलावा मान लो वहां पर क्या है, वधशालाएं हैं, स्लॉटर हाउस, अब क्योंकि नॉनवेज जो लोग खाते हैं वहां पर स्लॉटर हाउस भी होंगे, तो ये स्लॉटर हाउस पे किसका कब्जा होता है, नगर निगम का। नगर निगम, नगर पालिका जहां भी उसको चाहिए, जहां उसको रखना चाहे, जिस रूप में रखना चाहे उस तरह से रख सकती है। स्लॉटर हाउस पर पूरा का पूरा कब्जा किसका होता है, आपका किसका कब्जा होता है, नगर निगम का। अब इसके बाद आपका है वधशालाओं के बाद में आपका है मान लो कोई खाद व विष्टा का डिपो है, तो ये डिपो भी किसका होगा, नगर पालिका का होगा, ठीक है। ये भी सार्वजनिक संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति में शामिल होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी किसी तरह का भवन हो, जो भवन सार्वजनिक संपत्ति द्वारा, नगर पालिका द्वारा बना हो, नगर पालिका द्वारा निर्मित, नगर पालिका द्वारा निर्मित सार्वजनिक भवन सभी तरह के भवन इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ये देखा अपन ने कैक है, इसमें क्या क्या है, तो इस तरह से अपना ये कैक है, दोनों पार्ट इसमें संपूर्ण संपत्ति में है। इसके अलावा भी कुछ संपत्तियां नगर पालिका की मानी जाएंगी, जिनमें नगर पालिका की संपत्ति मानी जाएंगी जिनमें सार्वजनिक कोई तालाब है, तो वो तालाब किसका होगा, वो नगर पालिका का होगा, सीधी सी बात है, वो तालाब नगर पालिका का होगा। अब वो तालाब नगर पालिका का है तो वहां पर कोई मान लो झरना है, तो झरने भी सब नगर पालिका के होंगे। कोई कुंड है वो भी होगा, नहर है वो भी होगा, ठीक है। जलधारा है कोई, है ना, तो ये सब क्या होंगी, नगर पालिका की संपत्ति होंगी, है ना। इसके अलावा पाइप और पंप दोनों, पाइप और पंप दोनों किसका होगा, नगर पालिका का होगा, ठीक है दोस्तों। पाइप और पंप नगर पालिका का होगा। इसके अलावा समस्त पुल हो गया, कोई भवन हो गया जल संबंधित या कोई ऐसा बनाया हुआ है, किसी तरह का भवन है, कोई जल सुरंग है ना, जल सुरंग है, वह इनसे संबंधित समस्त सामग्री, इनसे संबंधित समस्त सामग्री या उपकरण, संबंधित समस्त सामग्री व उपकरण, सामग्री व उपकरण, तो ये सब क्या होगा, इस सार्वजनिक संपत्ति का एक पार्ट होगा दोस्तों, है ना, सार्वजनिक संपत्ति का पार्ट होगा। इसके अलावा अपन और भी देखें तो
ये आपका हो जाएगा जो सार्वजनिक नालियां है ना, नालियां, और वो कैसी, भूमिगत नालियां, भूमिगत नालियां। तो ये नालियां भी क्या होंगी, नगर पालिका का पार्ट होंगी दोस्तों, है ना। इसके अलावा घ के बाद क्या आएगा, न। तो इसमें समस्त मार्ग, समस्त सार्वजनिक मार्ग। अब इस सार्वजनिक मार्ग में क्या क्या होगा, सार्वजनिक मार्ग में मार्ग है, उसके पत्थर भी होंगे, उसकी पटरियां भी होंगी। अब उस मार्ग के साइड में कोई पेड़ भी है ना, तो पेड़ भी होगा, पेड़ पौधे भी होंगे। उस मार्ग के एक तरफ दीवार बना रखी है, तो बगल की दीवार भी होगी। और उसमें मान लो मार्ग में कहीं पर कुछ बगल की दीवार से निकलने का गेट लगा रखा है, लोहे का है वो गेट, तो अन्य सामग्रियां भी वो सब शामिल होंगी, है ना। तो इस तरह से है सार्वजनिक तालाब, झरने, कुंड, जलधाराएं, पाइप और पंप, समस्त पुल, भवन, जल सुरंग, इनसे संबंधित समस्त सामग्री व उपकरण। और सार्वजनिक नालियां, जो भूमिगत नालियां हैं वो आपकी शामिल हो जाएंगी, सार्वजनिक मार्ग शामिल हो जाएंगे, पत्थर शामिल हो जाएंगे, और इनसे संबंधित बगल की दीवार शामिल हो जाएगी। तो ये सब जगह क्या होंगे, आपकी सार्वजनिक संपत्ति होगी। ये इस पर किसका अधिकार होगा, इस पर सीधी सी बात है नगरपालिका का अधिकार होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई सार्वजनिक पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, पार्क हो गया, कोई सार्वजनिक चौक हो गया। अब इस सार्वजनिक पार्क की समस्त पेड़ वेड़, इसके पेड़, लाइट, सारी चीजें, समस्त तो सामग्री है ना, समस्त सामग्री क्या होगी, समस्त सामग्री नगर पालिका की होगी दोस्तों, है ना। ये है। अब मान लो इसके बाद आपके पास और भी है ये चीजें, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो इसको ज्यादा देखना नहीं है भाई। नगर पालिका की संपत्ति क्या होगी, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति होगी। कोई घाट है, घाट, अब जैसे नदियों पे होगा, वो जलधाराओं पर होगा, नदियों पर बना, जलधाराओं पर बना। इसको एक बार मोटा मोटा देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा छह के बाद में जय, ठीक है। सार्वजनिक भूमि, किसी तरह की मान लो सार्वजनिक भूमि है, जैसे सार्वजनिक भूमि क्या हो सकती है, कोई चारागाह हो गया, पहाड़ी है और पहाड़ी की तलहटी हो गई मान लो, नदी है, नदी के बगल की जगह हो गई, साइड में ऐसे जगह होती है ना, नदी है और नदी बह रही है और उसके बगल में पूरी लंबी एक जगह होती है, तो वो एक सार्वजनिक जगह होगी। अब ऐसी सार्वजनिक जगह क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सब किसमें शामिल किया जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति में। इसके अलावा आपके जय के बाद क्या चीज आ गई आपकी, झ। इसमें
सार्वजनिक लैंप है, मान लो लैंप है, रोड लाइट है, क्या रोड लाइट है, इसके अलावा आपके जो खंबे होते हैं वो भी सब कुछ, खंबे आदि है ना, इसमें लाइटों में शामिल, जो लाइटों से संबंधित सारी चीजें है ना, चाहे वो एक बड़ी फ्लड लाइट हो या कुछ भी हो, क्योंकि नगर पालिका लगाएगी तो रोशनी के लिए जो भी करेगी, नगर पालिका जो भी कार्य करेगी वो इसमें शामिल हो जाएगा। अपन को बस इसमें ये सोचना है, अगर प्रश्न आएगा कि निम्न में से ऐसे लिस्ट दे देगा, निम्न में से कौन कौन सा नगर पालिका की संपत्ति में शामिल नहीं है, अब 6-7 की लिस्ट होगी और उसमें से आपको 3 या 4 छांटने के लिए बोल देगा कि ये है, और ऐसा भी डाल देगा किसी में जो नगर पालिका की संपत्ति नहीं है, तो अपन एक कॉमन सेंस से उसमें लगा लेंगे कि ये किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति हो सकती है। मान लो कहीं पर कोई बस के बारे में लिखा हुआ है और उस पर नहीं हुई, वो सार्वजनिक बस नहीं है तो वो उस तरह से होगा। कोई बिल्डिंग है जिसमें कोई पैथ लैब चल रही है तो वो निजी संपत्ति है तो निजी संपत्ति लिखा जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह की कि आपको समझने में। तो ये आपको बस इतना सा देखना है। इसके बाद आपको दान से प्राप्त भूमि जो है ना वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। प्राप्त भूमि है, भवन है, किसी तरह की कोई चल अचल संपत्ति, सब कुछ संपत्ति इसमें शामिल होती है दोस्तों। चल संपत्ति सब कुछ इसमें शामिल होती है, ठीक है। अब आपका जो क्या है, मृत शरीरों के दफनाने की जगह, दफनाने की जगह वो भी क्या होगी, मृत शरीरों के दफनाने की जगह भी क्या होगी, सार्वजनिक संपत्ति, है ना। ये बताने से ये रहेगा कि आपको कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी, है ना। सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संग्रहित सभी ठोस अपशिष्ट भी होगा। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट पर किसका अधिकार होगा, नगर पालिका का। कोई और अन्य आदमी उस सॉलिड वेस्ट को निकाल ले जाए और उसमें से लोहा और सारी चीजें, काम की चीजें निकाल कर उसको बेच दे, ऐसा नहीं कर सकते, चाहे काम का नहीं हो पर वो सॉलिड वेस्ट है ना, ठोस अपशिष्ट। और इसमें लिखा है कि सार्वजनिक मार्गों के साइड में पड़ा हुआ भी कचरा रहता ना, जहां से हम निकलना पसंद नहीं करते वो भी, और आप लोगों के बन जाने के बाद में आपको वो उठवाना भी पड़ेगा। कभी आपकी गाड़ी गई और साइड में वो कचरा पड़ा हुआ है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ ये कचरा पड़ा हुआ है, संबंधित आदमी को फोन करके लगा बताओ कि हाँ आप ये कचरा आज की आज उठवा दो। फिर आप, कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे अभी के अभी उठवा दो, कुछ बोलेंगे आपने क्यों नहीं उठवाया, कारण बताओ उसका। सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करवाने के। कोई कहेगा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे नहीं हुआ, कोई अपने जस्ट जूनियर को बताएगा कि वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है उसको हटाओ। तो ये तो काम करने के अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। ठोस अपशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक मार्गों पर मिलने वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जो भटकते हुए जानवर है ना, भटकते जानवरों का कौन होगा भाई बाप, नगर पालिका, है ना। उनकी केयर करेगा, भटकते जानवरों के लिए एक एक चीज का ध्यान रखेगा। अगर कोई बीमार है, किसी की टांग टूट गई, कोई कुत्ता है उसको उठवाओ, ज़्यादा कुत्ते हो गए तो कुत्तों को पकड़वा के कहीं दूर छुड़वाओ, ज़्यादा बंदर हो गए तो उनको पकड़ के छुड़वाओ। इस तरह के काम आप में से बहुत सारे लोग करने वाले हैं, बंदर पकड़ो, कुत्ते पकड़ो, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रशासनिक पोस्ट है, आपको बहुत इसमें आनंद आने वाला है।
तो ये आपकी कौन सी थी, धारा 68 है ना। इसको एक बार और अपन देख लेते हैं। 68 किससे संबंधित है, संपत्ति का निहित होना, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी है ना। इसमें संपूर्ण संपत्ति इस धारा में उल्लेखित है। राज्य सरकार के लिए कोई आरक्षित स्थान है, मैंने बताया था, स्टेडियम है, इंटरनेशनल नेशनल खेलने वाला है तो आप उसमें नहीं कर सकते। उस समय प्रचलित समस्त कानून और नियम के अधीन, मान लो कोरोना की स्थिति में इस विशेष अस्पताल को राजमार्ग पर पड़ता है, राज्य ले लेता है, तो वो भी उसकी संपत्ति नहीं रहेगी है ना, उस कानून का अधीन। और बाकी सारी संपत्ति नगर पालिका में निहित होगी, उसके लिए कोई कुछ अलग संस्थाएं नहीं बनाई जाएगी। समस्त संपत्ति नगर पालिका के निर्देश, नियंत्रण और प्रबंधन के अनुसार होगी। नगर पालिका जैसा चाहेगी उसको काम लेगी, उस संपत्ति का जहां चाहेगी काम लेगी। इस तरह की पावर्स आपको मिलने वाली हैं फ्यूचर में। सोचो, बी पॉजिटिव, ऐसा सकारात्मक सोचने पे एंगल का इसका अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये रुकेगा नहीं, लेकिन अगर अपन इसका ये पार्ट देखेंगे तो रुक जाएगा। ऐसा कोई वो जैन करके वीडियो बनाते हैं ना मोटिवेशनल, मैंने भी देखा था तो मैंने आपको बता दिया। संपूर्ण संपत्ति सार्वजनिक भूमि, संपूर्ण संपत्ति सार्वजनिक भूमि जो होती है वो क्या होगी, संपत्ति होगी। समस्त बाजार परकोटे, बाजार है वो पूरा उसके परकोटा है तो वो भी क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति होगी। उसके द्वार हैं, सारी चीजें, वधशालाएं, स्लॉटर हाउस, नॉनवेज खाते हैं लोग तो उनके लिए व्यवस्थाएं करना आपकी जिम्मेवारी होगी। स्लॉटर हाउस कहाँ होगा ये आप निश्चित करेंगे, ठीक है, उनकी व्यवस्थाएं करना, क्योंकि नगर पालिका के लोगों के लिए आपको उनको विविध प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था करवानी है। आपको अच्छे अच्छे होटल होंगे उसमें, आपके नगर, हो सकता है आप नगर परिषद में हैं तो वहाँ पर होटल भी होंगे। खाद और विस्टा डिपो नगर पालिका द्वारा निर्मित सार्वजनिक भवन, ये सब क्या है, नगर पालिका की सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक तालाब, झरने, कुंड, नहर, जो भी चीज है ना नगर पालिका में, आपके पुल, भवन, सुरंग, नालियां, भूमिगत नालियां, मार्ग, और उस पर अगर मान लो मार्ग के बगल में कुछ चीज रखी हुई है तो वो भी आपकी होगी, नगर पालिका की है ना। सार्वजनिक पार्क, चौक, पेड़, लाइट, उसमें जो भी है ना पार्क के साइड में वो घाट है, वो सार्वजनिक भूमि, चारागाह, सब कुछ, लैंप, रोड लाइट, सारे दानव भूमि, मृत शरीरों के दफनाने का जगह, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें सार्वजनिक संपत्ति होगी। और इस संपत्ति को अपन ने देखा। अब नेक्स्ट आपका पार्ट है इसमें 68 कै, इसमें दोस्तों 68 कै से पहले इसका 2 पार्ट भी बच रहा है ना। इसमें क्या है, किसी भी भूमि को, किसी भी सार्वजनिक भूमि को, सार्वजनिक भूमि को नगर पालिका, किसी भी सार्वजनिक भूमि को नगर पालिका से राज्य सरकार, और राज्य सरकार अपने अधीन ले सकती है, ठीक है। अपने अधीन ले सकती है, और अपने अधीन राज्य सरकार लेगी तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। क्या प्रोसीजर होगा कि वो राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ले सकती है राज्य सरकार। और वो किन कारणों से ले सकती है नगर पालिका से, कारण राज्य सरकार को लगे कि नगर पालिका क्या कर रही है, कुप्रबंध, सार्वजनिक भूमि का, सार्वजनिक भूमि का कुप्रबंध अगर लगता है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस भूमि को अपने पास ले सकती है। दूसरा, कोई लोकहित का कार्य हो, लोकहित का कार्य,
जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि स्टेडियम बनाना है, मान लो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना है, अभी जयपुर में चूंक में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, एशिया का दूसरा तीसरा क्या है सिस्टम, एशिया का पहला। तो उस स्थिति में राज्य सरकार नगर पालिका से उस सार्वजनिक भूमि को अपने पास ले सकती है। लोकहित का कार्य हो तो उसके लिए भी सार्वजनिक कार्य के लिए भी सार्वजनिक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। अब आप सोच लो कि आपके पास कितने पावर्स होने वाली है ना। और अपन इसके इनके वीडियोस के अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं जिनको हमारे ऐप के बारे में पता नहीं है तो वो क्लॉकमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और ये पार्ट भी इतना सिस्टमेटिक और सही तरीके से मिलने वाला है ना कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।